हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपी एग्ज़ाम। दोस्तों आप देख रहे हैं ये यूपी लेखपाल का पेपर है जो कि 2015 में हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12/9/2015 को ये एग्ज़ाम हुआ था और ये द्वितीय पाली का है, मतलब सेकंड शिफ्ट का पेपर है। और इस वीडियो में हम इसमें मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको मैथ के क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा। अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट साइड भी है तब भी आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये पेपर मैंने भी क्वालिफाई किया था और इसमें मेरे 25 में से 25 थे मैथ में। तो मैं आपको भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से मैथ में पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हो। दोस्तों अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों आपको पता ही होगा इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, मैथ, जीके और ग्रामीण समाज। ठीक है, देखिए शुरू में 25 क्वेश्चन तक ये हिंदी के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ से मैथ स्टार्ट होता है। तो चलिए हम केवल मैथ के पोर्शन को देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए दोस्तों बाकी पोर्शन मैंने हटा दिया है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 26वां। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए सवाल काफ़ी आसान है और ऐसे सवालों में दोस्तों सबसे पहले हम CP 100 मान लेते हैं। यहाँ पर हम CP 100 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। इसमें अगर कितनी परसेंट बढ़ानी होती है तो डायरेक्ट हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये व्यापारी जो है अपनी वस्तु पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, मतलब MRP जो है उसका वो कितना है, 25% बढ़ाकर अंकित कर रहा है, मतलब 125। तो देखिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट 25 जोड़ दिया, इसलिए हम सीधे 100 मानते हैं। तो ऐसा कोई भी सवाल है सबसे पहले आप CP 100 मान लीजिए, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान बन जाएगी। इसके बाद पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर यदि वह अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। अंकित मूल्य यह है 125, इस पर 4% कम कर देते हैं हम, ठीक है। तो देखिए इसमें 4% कम कैसे करते हैं, तो जो भी वैल्यू है यहाँ पर देखिए 125 है, 125 गुणा 96/100 कर देंगे, मतलब 4% कम करना है। 100 में से 4 घटा देंगे, कितना आएगा 96/100, इससे गुणा कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। वरना आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 125 का 4% निकालेंगे, फिर 125 में से वो घटा देंगे। 125 का 4% कितना आएगा, 5 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 120 बचेगा, ठीक है। यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका 20 आंसर आ जाएगा 20%, या आप इससे गुणा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से इसे काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 से 5 गुणा करेंगे तो 120, ठीक है। यहाँ से भी 120 आ रहा है और यहाँ से भी 120 आ रहा है। तो इस तरीके से CP 100 था और उसने बेची कितने की, 120 की। तो कितना लाभ हो गया उसे, 20% का। तो ऑप्शन सी इसका सही है, 20%, ठीक है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है, देखिए 3 संख्याओं का योगफल 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या क्या है, देखिए पहली और दूसरी संख्या का रेशियो क्या है, 2:3, ठीक है। और दूसरी और तीसरी, जब हम दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात लिखेंगे तो जो पहले देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या थी ये 3, इसी के नीचे अगला जो रेशियो दे रखा है 5:8। तो ये 5 जो है ये दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या के नीचे हम दूसरी संख्या लिखेंगे, मतलब 3 के नीचे को हम 5 लिखेंगे, अनुपात 8, ठीक है। तो पहले वाले रेशियो में दूसरी संख्या 3 है और दूसरे वाले रेशियो में ये दूसरी संख्या 5 है। इन दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं। इक्वल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देंगे और इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करने के बाद ये दूसरी संख्या जो है ये बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब क्या रेशियो आएगा इनका, यहाँ पर देखते हैं। 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, अनुपात 5 तिया 15। और देखिए दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 से गुणा करने के बाद 3 पंजे 15, अनुपात 3 अट्ठे 24। तो ये आ गया, देखिए ये पहली संख्या है, ये दूसरी और ये तीसरी, 10:15:24। इनको सबको जोड़ने के बाद यहाँ पर 49 आ गया, ठीक है। सवाल में क्या निकालना है, सवाल में पहली संख्या निकालनी है। पहली संख्या क्या होगी, टोटल संख्याओं का मतलब तीनों संख्याओं का योग कितना है, 392। पहली संख्या का रेशियो कितना है, 10, इनका सबका योग कितना है, टोटल कितना, 49। संख्याओं का योग सवाल में क्या दे रखा है, 392। इसे सोल्व कर देते हैं हम। तो देखिए 49 से ये 8 बार कटता है, तो यहाँ पर इसकी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर आता है 80, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए। कैलकुलेशन करने की भी मैं आपको ट्रिक बताता रहता हूँ इसी चैनल पर, आप देख लीजिए और दूसरी वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 80 इसका आंसर आ गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 80, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल करते हैं 28वां। 28वां सवाल है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो
24, 30 और 36 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए, मतलब प्रत्येक से डिवाइड हो जाए, तो वो हमें संख्या बतानी है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। इसमें अगर हम एक भी जोड़ देंगे तो वो 5 अंकों की बन जाती है। देखिए यहाँ पर जो संख्या इन तीनों के एलसीएम से डिवाइड हो जाएगी वो इन तीनों से अलग अलग भी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो हमें इनका एलसीएम निकालना है सबसे पहले। एलसीएम निकालने के बाद हम इसे डिवाइड करके देखेंगे, फिर हमें शेषफल मिलेगा। शेषफल का मतलब हमें 9999 से वो संख्या घटा देनी है, शेषफल घटा देना है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आप खुद निकाल सकते हो, हर बात हम डिटेल में नहीं जाएंगे। एलसीएम एचसीएफ के लिए हम अलग वीडियो बना देंगे। तो हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम मिल जाता है 24, 30 और 36 का 360, ठीक है। तो हमें एलसीएम कितना मिल गया, 360। ये आप खुद से निकालिए। इसके बाद देखिए 360 से हम 9999 को भाग देंगे। भाग देने के बाद सबसे पहली बार कितनी संख्या जाएगी यहाँ पर, 2। 360 से 2 की गुणा करते हैं तो कितना आता है यहाँ पर, 720। कितना बचेगा यहाँ पर, 9 बचा, 9 7 2। इसके बाद देखिए कितनी बार जाएगा यहाँ पर, ये 7 बार। फिर कितना आएगा यहाँ पर, 0 2 5 2। कितना शेषफल बचा यहाँ पर, 279 इसका शेषफल बच गया है। शेषफल का मतलब देखिए दोस्तों वो होता है जो ये पूरी संख्या थी 9999, अगर हम इसमें से 279 घटा देते हैं तो हमें वो आंसर मिल जाता है। मतलब वो जो संख्या मिलेगी वो 360 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए 9999 में से हम 279 को घटा देते हैं तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, 7 और ये 9, 97 20। तो 9720 इसका आंसर आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन थोड़ा गलत दे रखा है, डी इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 कर लीजिए आप, 9720, ये इसका सही आंसर है। अब अगला सवाल देखते हैं 29वां। यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 हैं तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन क्या होगा। देखिए मानक विचलन गुणांक, इनकी मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये स्टैटिक्स का टॉपिक है और स्टैटिक मतलब सांख्यिकी, इसका मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको माध्य का परिसर और बहुलक बताया था, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए। इसके बाद हम विचलन गुणांक और मानक विचलन की वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसे तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पर मानक विचलन पूछा है, मानक विचलन का फॉर्मूला होता है माध्य गुणा विचलन गुणांक, ठीक है। माध्य यहाँ पर कितना है तो सीधे हमें इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। माध्य गुणा मानक विचलन गुणांक, तो ये है 10 गुणा 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक है, 50, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं और बिल्कुल अलग मैं आपको इसकी सेपरेट वीडियो बना कर दूंगा जिसमें आप बहुत ठीक से समझ जाओगे ये सब चीज़ें। इसके बाद देखिए 30वां सवाल देखते हैं हम। 30वां क्वेश्चन है, यदि x² प्लस 1/x² बराबर 23 हो तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान है। तो इसका मान निकालना, देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, आपने ऐसे सवाल ज़रूर देखे होंगे। देखिए यहाँ पर ये x⁴ है और ये है x और ये x⁴ देखिए सिंपल सा आप सोच सकते हैं, अगर हम इसे पूरे का स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिल सकता है। तो हमें इसका स्क्वायर कर देना है। तो आपने a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सुना होगा, a² + b² + 2ab, वही फॉर्मूला हमें इसमें अप्लाई करना है। देखिए अगर आपके ये सवाल एक बार समझ में आ गया तो आप ओरली भी कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं अब आपको करके बताता हूँ। ये 23 है, जब आप इस पूरे का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो बराबर में जो आगे है इसका भी स्क्वायर होगा। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है। 529 में देखिए इधर क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2 जब उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 527 इसका आंसर बचेगा, जो कि यह है ऑप्शन सी, ठीक है। अब बिल्कुल ठीक से मैं आपको डिटेल में करके बताता हूँ। यहाँ पर इसका स्क्वायर करते हैं, x² प्लस 1/x² का स्क्वायर करेंगे। तो मैंने आपको बताया था पहले हम x² का स्क्वायर करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, प्लस 1/x⁴ प्लस 2ab। यहाँ पर a कितना है, x² और b 1/x²। तो x² गुणा 1/x² करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, मतलब x² से x² कट जाएगा। तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा और आगे जो 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 हम इधर ले जाएंगे माइनस में, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 529 - 2 527। तो इस तरीके से देखिए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बराबर के आगे वाली संख्या है
उसका स्क्वायर करके हम सीधे अगर 2 घटा दें तो बहुत आसानी से हमें आंसर मिल सकता है। दोस्तों आपको लगभग 25 से 30 तक के स्क्वायर ज़रूर याद होने चाहिए और 20 तक के क्यूब भी याद होने चाहिए। इसके बाद अगला सवाल करेंगे यहाँ पर। अगला सवाल है 31वां। सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5,000 रुपये तथा संदीप ने 6 माह के लिए 6,000 रुपये व्यवसाय में लगाए। वर्ष के अंत में 610 के कुल लाभ में से संदीप को कितना मिलेगा। ठीक है, ये सवाल है। तो देखिए लाभ उतने ही रेशियो में बढ़ता है जितने रेशियो में वो अपनी अमाउंट लगाते हैं किसी बिजनेस में। अब ये हम देखते हैं कितने रेशियो में इन्होंने अपनी अमाउंट लगाई थी व्यवसाय में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सुरेश और इसके बाद लिख लेते हैं हम संदीप। सुरेश ने देखिए 5 महीने के लिए लगाए थे 5,000 रुपये, तो 5 गुणा 5,000, और संदीप ने लगाए थे 6 गुणा 6,000। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो इनका रेशियो मिल जाएगा किस अमाउंट में इन्होंने व्यवसाय में शुरू में पैसे लगाए थे। तो 5 पंजे 25, ये 25,000 हो गया। और यहाँ पर देखिए ये 6 से गुणा करेंगे इसकी, तो 6 छंग 36, ये 36,000 इसमें मिल गया हमें। इसके बाद इनका रेशियो हम निकालते हैं तो 25 रेशियो 36 इसका रेशियो आ जाता है। और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों, इन्हें जोड़ने के बाद आता है 61। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा है 610 के कुल लाभ में से संदीप को कितना हिस्सा मिलेगा। 610 के मतलब जो लाभ हो रहा है, मतलब ये जो हो रहा है 61, ये टोटल है। तो इसे हमें 610 बनाना है। 610 बनाने के लिए हमें यहाँ पर 10 से गुणा कर देनी है, तो 610 बन जाएगा। तो 61 का 10 गुना यहाँ पर आ गया 610, तो यहाँ पर 36 का भी 10 गुना करेंगे 360 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 25 का 10 गुना करेंगे तो 250। तो देखिए 610 में से सुरेश को मिलता है 250 का लाभ और संदीप को मिलता है 360 का लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है संदीप को कितना मिलता है, तो कितना मिलेगा 360, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं 32वां सवाल है। देखिए 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समावर्तक मतलब LCM 300 है। छोटी संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए जो संख्याएं हैं दोनों वो मान लेते हैं। संख्याओं का रेशियो कितना दे रखा है 3:5, तो संख्याएं क्या होंगी वो 3x × 5x। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो x है वो है HCF। HCF क्या होता है, HCF वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं की कॉमन निकल जाती है, गुणनखंड करके कॉमन पार्ट आ जाता है। तो इसका LCM क्या होगा, LCM होगा 3 गुणा 5 गुणा x। ठीक है, तो यहाँ पर 15x इसका LCM आ गया हमारे अनुसार। सवाल के अनुसार कितना दिया है वो LCM इसका 300, तो ये किसके बराबर है 300 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिलती है 15 दूनी 30, x की वैल्यू हमें 20 मिल जाती है। सवाल में निकालना छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है 3x और 5x में से 3x। तो 3x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देंगे। 3x बराबर 20 या 60 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। 33वां सवाल देखते हैं। यहाँ पर इसे मैं मिटा देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 33वां सवाल है ये। रूट के अंदर 15,612 प्लस फिर रूट है, उस रूट के अंदर है 154 प्लस फिर रूट है यहाँ पर 225 रूट में। तो इसे देखिए सबसे बड़े वाले रूट से तो स्टार्ट करते नहीं हैं, हम सबसे छोटे वाले रूट से स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसा सवाल है तो सबसे अंदर वाला जो रूट है, यहाँ पर रूट सबसे अंदर वाला कौन सा है 225, रूट 225। तो यहाँ से हमें इसे स्टार्ट करना है। देखिए 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का, तो इसकी जगह तो आ जाएगा 15 प्लस 154 कितना हो जाएगा 169। तो यहाँ पर बन जाता है 169 इस पूरे की जगह, इतने पार्ट की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पर 169। रूट के अंदर 169 की वैल्यू क्या होती है, देखिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है 169, तो इसकी जगह हम 13 लिख सकते हैं। तो केवल इसके प्लस में कितना आ गया 15,600 प्लस 13, ये वैल्यू हमें टोटल मिल चुकी है अभी। तो 15,612 प्लस 13 कितना हो गया 15,625। तो हमें अब लास्ट में क्या मिलता है, यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 15,625 हमें मिल गया। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितना आएगा, ये तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में 5 है, तो वर्गमूल जो आएगा उसके लास्ट में भी 5 ही होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कितनी संख्याओं के लास्ट में 5 है, एक तो ये इसके सी के आगे नहीं है और एक डी के आगे नहीं है। तो 2 संख्याएं हमें यहाँ पर मिल गई हैं 115 और 125। तो इनका स्क्वायर करके देख लीजिए आप एक बार। स्क्वायर करने के बाद हमें जो संख्या मिलती है वो 125 होती है। 125 का स्क्वायर होता है 15,625।
ठीक है, तो इस तरीके से हमें आंसर मिल जाता है 20 का। इसके बाद देखिए 34वां सवाल करते हैं। देखिए यहाँ पर ये संख्याएं हैं, पहली संख्या है n, दूसरी संख्या है n+1, तीसरी संख्या n+2, फिर उससे आगे वाली संख्या है n+3, फिर n+4, फिर n+5 का औसत है, इसका औसत निकालना है। तो सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि ये संख्याएं जो हैं सब अलग अलग हैं। जो ब्रैकेट के अंदर संख्या दे रखी हैं ये एक संख्या है, n+2 एक संख्या है, n+3 एक संख्या है, n+4 एक संख्या है और n+5 एक संख्या है। तो आपको पता होगा कि इन संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। इन सबको जोड़ने के बाद वो जितनी संख्याएं होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इन्हें जोड़ेंगे तो हर एक में n तो आ रहा है, तो n प्लस ये n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस n, कितने n है यहाँ पर 6n है, तो 6n प्लस कितना आएगा उसके बाद। यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या में एक भी है, एक फिर दो, एक और दो तीन, तीन और तीन छः, छः और चार 10, 10 और 5 15, तो 6n प्लस 15 हमें मिल गया। अपॉन किससे डिवाइड करेंगे, इन संख्याओं से, कितनी संख्याएं हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर है 6 संख्याएं, n एक संख्या हुई n+1, दूसरी संख्या हुई, इस तरीके से यहाँ पर ये 6 संख्याएं दे रखी हैं। तो 6 से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिलेगा n प्लस 15/6। 15/6 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5/2 आ जाएगा। तो n प्लस 5/2 हमें आंसर मिल गया, जो कि ऑप्शन डी है, ठीक है। 35वां सवाल देखते हैं अब। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाती है। भिन्न के अंश और हर का योगफल निकालना है। सवाल में क्या दे रखा है वही हम ठीक से लिख लेते हैं इक्वेशन के रूप में। सवाल में पहले दे रखा है, देखिए यदि किसी भिन्न में हम 1 जोड़ते हैं तो भिन्न क्या हो जाती है 1/2। तो अब सबसे हम पहले मान लेते हैं भिन्न क्या है, वो हम भिन्न मान लेते हैं, जो भिन्न है वो x/y है, ठीक है। पहले केस में दे रखा है अगर हम हर में 1 जोड़ते हैं, हर मतलब नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है, हर में 1 जोड़ते हैं, y+1 करते हैं तो वो भिन्न क्या हो जाती है 1/2। और दूसरे केस में क्या दे रखा है यहाँ पर, यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाए, अंश में मतलब x में x+1 किया जाए तो भिन्न क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन मिल गई हैं, इन्हें सोल्व करते हैं। पहली इक्वेशन से हमें मिलता है 2x बराबर y+1, दूसरी इक्वेशन से हमें मिलता है x बराबर y-1 है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है। तो यहाँ पर भी हम 2x कर लेते हैं, क्योंकि ये 2x है तो यहाँ भी 2x कर लेते हैं। उसके बाद हम बराबर कर देंगे दोनों को, तो हमें y की वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 2x करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, 2y-2, ये मिल गया हमें। इसके बाद देखिए ये भी 2x है और ये भी 2x है, तो इनकी वैल्यू y+1 और इसकी वैल्यू है 2y-2, इन्हें बराबर कर देते हैं। तो y+1 बराबर 2y-2। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इससे y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 3 निकल कर आएगी, ठीक है। इस 3 से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं, तो इस इक्वेशन में रखने के बाद x की वैल्यू आती है x बराबर 3 - 1 2, x बराबर 2 मिल गया, y बराबर 3 मिल गया। तो मतलब हमें दोनों संख्याएं मिल गई हैं x/y। अब इन दोनों संख्याओं का योग निकालना था, तो 3 + 2 5, 3 + 2 5 कर देंगे, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। x/y तो संख्या थी, x हमें क्या मिल गया 2, y मिल गया हमें 3, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल है यहाँ पर 36वां क्वेश्चन है। 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण हैं, ठीक है। 3 भिन्न भिन्न पात्र हैं जिसमें कि दूध और जल के मिश्रण हैं, जिनकी माप 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है। बड़े से बड़े माप लीटर में क्या होनी चाहिए जिससे कि सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। तो देखिए हो सकता है कुछ स्टूडेंट के ये सवाल समझ में नहीं आया हो, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझा के बताता हूँ। ये 2 पात्र हैं, ठीक है। ये है दोस्तों 4 लीटर का और ये है 6 लीटर का। तो हमें एक ऐसा बर्तन चाहिए जिन्हें हम इन दोनों पात्रों को माप सकें। तो देखिए 3 तो यहाँ पर हो नहीं सकता, क्योंकि 3 से ये 4 नहीं नापा जा सकता, तो इसका आंसर 2 हो सकता है, ठीक है। अगर 2 लीटर का कोई बर्तन है तो 2 को हम 2 बार नापेंगे तो ये 4 वाला भर जाएगा, और 3 बार नापेंगे तो ये 6 वाला भर जाएगा। जैसे कि इन दोनों के लिए ये 2 वैल्यू है, इसी तरीके से
इन तीनों के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी वैल्यू जिनसे हम तीनों को नाप सकें, वो निकालना है। तो देखिए दो क्या है इसमें, दो इन दोनों संख्याओं का HCF है, तो कुल मिलाकर हमें इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ HCF हमें निकालना है। HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसके टेबल में, मतलब जिसके पहाड़े में या जिसके गुणनखंड में ये तीनों संख्याएं आ जाएं। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, हम इसे ऑप्शन से करेंगे, अगर वैसे करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शनों में देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये 70 है, लास्ट में 0 है। तो 0 को हम कितनी बार भी गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 ही आता है। 70 से हम 70 दूनी करेंगे तो 140 आ जाएगा, लास्ट में 0 ही रहेगा। तो देखिए ये संख्याएं तो आने वाली है नहीं 70 से, तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। इसके बाद हम दूसरे को सोल्व करके देखते हैं, 51 को देखते हैं, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। सबसे पहले बड़ी संख्या हमने 70 देख ली 4 ऑप्शनों में से, उसके बाद 51 है। 51 को हम सोल्व करके देखते हैं। 51 को देखिए हम पहली वाली संख्या जो है 403 लाकर देखते हैं हम 51 से आता है क्या नहीं। तो 51 से जब हम 8 की मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजे 40, तो यहाँ पर कितना मिलता है हमें 408, जबकि यह है 403। तो ये भी इसका आंसर गलत है, पूरी बार कटना चाहिए। अब हम 41 से देखते हैं, 41 से कट रहा है क्या। तो देखिए 41 की जब हम 10 से गुणा करते हैं तो ये आता है 410, ये 410 आता है, और हमें क्या लाना है 403। तो ये भी पूरी बार नहीं कटेगा 41 से 403। तो लास्ट में एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी, यही इसका राइट आंसर होगा। देखिए जब भी आपके सामने 3 ऑप्शन गलत हो जाएं, बिल्कुल आप कंफर्म हो कि ये तीनों गलत हैं, तो जो चौथा ऑप्शन बचता है उसे राइट लगा दीजिए बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि इसे आप सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो इससे में तो आप कर ही लीजिए इसे, जैसे कि 31 है, 31 है, तो 31 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें जो कि 403 आ जाए। तो 31 में हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 403। तो ये इससे पूरी बार कट रहा है। 431 से ये संख्या भी कट जाएगी, 434 भी और 465 भी। हर एक को करके मत देखिए, बेवजह टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, हमें आंसर मिल चुका है इन तीनों आंसर को गलत करने से ही, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है, अगले सवाल की ओर बढ़ जाना है। यहाँ पर देखिए 37वां सवाल है, 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, ये निकालना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बच्चों की संख्या मान लेते हैं x, जिससे कि सवाल बहुत आसान बन जाएगा। तो देखिए मान लीजिए बच्चों की संख्या क्या है x। ठीक है, अब देखिए 720 मिठाइयाँ हैं, 720 मिठाइयाँ हमें x बच्चों में बांटनी है। कितनी आएंगी खुद ही आप हिसाब लगा सकते हो, 720 बटा x करेंगे तो हर एक बच्चे पे कितनी मिठाइयाँ आ जाएंगी, ये आ जाएगा। जैसे कि एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में आपको 10 पेन बांटने हैं, तो एक पे कितने पेन आएगा, 2 पेन आएंगे। तो हम वो कैसे निकालते हैं, 10/5 से, ऊपर 10 पेन थे, नीचे 5 बच्चे थे, तो 10/5 से 2 आ गया निकल कर, मतलब हर एक बच्चे पर 2 पेन मिलने हैं। तो देखिए जब भी आपको बड़ी संख्या दे रखी होती हैं और आपको कन्फ्यूजन होता है, तो उसके लिए आप छोटे से एग्जाम्पल से उसे समझ लीजिए। तो छोटा सा एग्जाम्पल से मैंने आपको इसमें समझा दिया। ठीक है, इसके बाद हम फिर से सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर एक बच्चे पर कितनी मिठाइयाँ आएंगी वो हमें मिल गया 720/x। इसके बाद दिया है प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर है। मतलब ये जो संख्या है, प्रत्येक बच्चे को जो मिठाइयाँ मिली हैं, वो जो संख्या है वो कुल संख्या के 20% के बराबर है। कुल संख्या हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, x के 20% के बराबर है ये वाली वैल्यू 720/x। ठीक है, तो 20% का मतलब 20/100 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलता है, x², इसे x से x ही गुणा करेंगे, x² मिल जाएगा। यहाँ पर 20 पंजा 100 हो जाता है, तो 5 से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 720 की, तो यहाँ पर कितना आएगा 720 × 5। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, तो स्क्वायर है तो हम इसे पूरा सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्वायर भी हमें ख़त्म करना है। पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। तो हम 720 को इस तरीके से तोड़ते हैं कि हमारा स्क्वायर भी बहुत आसानी से सोल्व हो जाए। स्क्वायर का मतलब होता है इधर जब हम स्क्वायर को लेकर जाएंगे तो वो रूट में बन जाएगा, तो x बराबर ये रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 720 के गुणनखंड हम इस तरीके से करते हैं कि 2 2 के पेयर बन जाएं। तो एक तो ये 5 है, तो 5 का एक और पेयर बना लेते हैं, तो 5 से इसे हमें डिवाइड कर देते हैं। 5 ही करना 5, यहाँ पर 2 बचा, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, फिर गुणा यहाँ पर 5 आ गया था क्योंकि 5 से डिवाइड करा था, फिर ये वाला 5
5। तो देखिए 5 5 का पेयर एक ये हो गया, यहाँ पर स्क्वायर है। और इस 144 का तो आपको पता ही है, 12 से 12 गुणा करते हैं तो 144 आता है। जब हम x निकालेंगे तो 144 का हमें 12 मिल जाएगा और इस 5 गुणा 5 का हमें 5 मिल जाएगा। तो 12 पंजे 60, तो x की वैल्यू आ जाती है 60। निकालना क्या था हमें, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, तो 720/60 कर देना हमें, ठीक है। तो 720/60, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 12 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए कितना आसान सवाल था। देखिए मैं आपको जो समझा रहा हूँ, हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं तो बहुत टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन जब आपसे ये सवाल आ जाएगा उसके बाद अगर आप एग्जाम में खुद करोगे तो बहुत ही कम समय में कर दोगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसे मिटा देते हैं हम। देखिए 38वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। ये सवाल है। पूर्ण घन का मतलब 512 का घन क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं 8 की पावर 3, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, तो इसे कहते हैं हम घन। जैसे कि 512 का घनमूल कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना है हमें, वो संख्या निकालनी है कि हमें इसमें को हम कितने से गुणा करें, यहाँ पर कौन सी संख्या आए जिससे कि ये पूरी संख्या जो आएगी ये भी एक पूर्ण घन हो जाए। इसके लिए देखिए यहाँ पर ये पहले से एक पूर्ण घन संख्या हमें मिल चुकी है 8 की पावर 3। तो हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखनी है जिसे इसमें से गुणा करने के बाद ये पूरी पूर्ण घन संख्या आ जाए। क्योंकि ये पहले से ही पूर्ण घन संख्या है तो हम जो भी संख्या यहाँ पर लिखेंगे वो भी पूर्ण घन होनी चाहिए, तभी पूर्ण घन आएगा। तो यहाँ पर छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होती है, 8। 8 से छोटी कोई पूर्ण घन संख्या होती नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा, ऑप्शन ए। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी सवाल में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिए, मैं आपको बिल्कुल ठीक से उसे सोल्व करके बता दूंगा। 39वां सवाल देखते हैं। 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। यहाँ पर गुणा T1 भी कर सकते हैं ऊपर। D1 या T1 मतलब टाइम होता है, D का मतलब डे और T का मतलब टाइम। तो ये सवाल, ये फॉर्मूला होता है, इसे आप बिल्कुल ठीक से याद कर लीजिए, बहुत आसान सा है। नीचे जो होता है W1 ये वर्क है, ऊपर ये M जो है मैन, मतलब कितने व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर 36 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो 36 गुणा 18 हम कर सकते हैं बराबर, इसके बाद 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, 27 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। तो कितने दिन में करेंगे, 27 को हम नीचे डिवाइड में ले जाएंगे, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 3 संग 18, तो यहाँ पर 6 चौक 24, 24 इसका आंसर आ गया। कुल मिलाकर इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो आप। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, 24। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 40वां सवाल है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। देखिए साधारण ब्याज में आपको पता होगा हर वर्ष एक ही राशि मिलती है, इसमें ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। जिसमें ब्याज पर ब्याज लगता है उसे कहते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में हर एक साल एक सा ही ब्याज लगता है, एक ही अमाउंट पर ब्याज लगता है जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उस पर। तो यहाँ पर देखिए 2 साल में हमें कितनी अमाउंट मिल रही है, बढ़कर 300 रुपये। जब दर 3% है तो 3% की दर से 2 वर्ष में हमें 300 रुपये मिल रहे हैं, तो 1 वर्ष में कितने मिलेंगे, 150 ये कम मिले होंगे जब 1 साल में हमें 3% की वृद्धि मिली होगी। तो 3% के ब्याज पर मतलब 3% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 150। 3% की वैल्यू 150 है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 150/3, ये 1% की वैल्यू आ गई, गुणा 1% की वैल्यू हमें पता चल गया तो 100 से गुणा कर देंगे तो 100% की आ जाएगी, 100, ठीक है। 3 पंजे 15, जब इसकी गुणा करेंगे तो 5000 आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका 5000 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। देखिए 1% की वैल्यू हमें मिल गई तो 100% की निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है 41वां, ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी वर्ष में ए को लाभ होता है 1/3 और बी को 1/4 लाभ मिला और सी को 5000 रुपये मिले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका भाग नहीं लिख कर दिया है तो हम इसका भाग निकाल लेते हैं। ये 5000 रुपये से कितना भाग मिला है ये निकाल लेते हैं। इसके लिए हम 1/3 और 1/4 को जोड़ देंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग भाग होगा, जो बचा हुआ भाग होगा वो किसका होगा, सी का होगा।
तो हम 1/3 और 1/4 को जोड़ देते हैं। 3 चौक 12 या 4 + 3 कर देंगे, जोड़ना आपको आता होगा भिन्न में। इसके बाद 7/12 मिल गया। तो देखिए कोई भी एक अमाउंट थी, उसमें से 12 में से 7 भाग तो ये हो गया इन दोनों के पास, ए और बी के पास, ठीक है। 12 में से 7वां भाग, तो बचा हुआ कितना भाग हो गया? 12 में से 7 भाग ये हो गया, तो 12 - 7 5 भाग बचा 12 में से 5 भाग ये हो गया सी के पास। तो देखिए जब भी आपको बचा हुआ भाग निकालना होता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए कोई भाग है, मान लीजिए कोई एक वैल्यू है, उसमें से 1/3 हमें पता है, तो 1/3 के अलावा जो बचा हुआ भाग कितना होगा? वो 2/3, क्योंकि 3 में से 1 भाग ये हो गया, तो बचा हुआ कितना भाग बचा? 3 में से 2 भाग बचा, तो 2 भाग को कैसे लिखेंगे हम? 2/3। तो इस तरीके से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं इसे। अगर हमारा एक भाग आ गया 7/12, तो बचा हुआ भाग कितना हो गया? 5/12, तो 7 5 12, इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। तो 5/12 जो है ये है सी के पास। सी के पास कितनी अमाउंट है, कितनी लाभ का कितना हिस्सा मिला उसे? 5,000 रुपये। तो सी की वैल्यू है 5,000 रुपये, मतलब 5/12 की वैल्यू है यहाँ पर, 5/12 की वैल्यू है 5,000 रुपये। और निकालना है ए को कितना मिला, तो ए को कितना मिला था? 1/3। तो यहाँ पर हमें 1/3 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 से इसे भाग कर देते हैं तो 1,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12,000 आ जाता है। 1/3 मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 चौक 12, ये 4,000 आ गया। ए को कितनी मिली? 4,000 अमाउंट लाभ की, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी ठीक है, 4,000। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला सवाल देखते हैं, 42वां सवाल। 42वां सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है? तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है और उसकी हमें ऊंचाई निकालनी है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण उसमें 60 डिग्री के होते हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है, 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो इसमें हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये दोनों को बराबर भागों में बांट देता है, इस तीसरी भुजा को बराबर भागों में बांट देता है। तो ये टोटल 4 थी, तो ये कितना हो गया? ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। हमें निकालना है ये एच कितनी है। परपेंडिकुलर डाला है हमने तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये हमें क्या मिल गया? एक समकोण त्रिभुज मिल गया। ये समकोण त्रिभुज है एक। समकोण त्रिभुज में आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। तो 4 का स्क्वायर बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो 4 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 2 है, 2 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हमें यहाँ से क्या मिलता है? 4 चौक 16 माइनस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। तो ये आ जाता है एच बराबर √12। 4 तिया 12, इसे हम लिख सकते हैं 12 को 4 तिया 12। 4 का 2 बाहर निकल जाएगा 2, अंदर बच जाएगा 3। तो जो एच आया वो कितना आया? 2√3। क्या ऑप्शन में है ये? ऑप्शन बी, ये दे रखा देखिए। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ गई? 2√3। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 43 सवाल दे रखा देखिए, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 35, 40 और 45 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए जब भी ऐसा त्रिभुज दे रखा हो जिसमें कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और ना ही इसमें उसकी ऊंचाई दे रखी है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? हेरोइन के फॉर्मूले से। हेरोइन का फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसी कंडीशन में हम निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये ए बी सी तीनों भुजाएं हैं त्रिभुज की, और एस जो है, एस है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये अर्ध परिमाप है, मतलब परिमाप का आधा। तो 3 भुजाएं यहाँ पर दे रखी हैं, तीनों भुजाओं से हम इसका अर्ध परिमाप निकाल देंगे। 35 प्लस 40 प्लस 45, ये 3 भुजाएं थी अपॉन 2। तो इसे जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 120/2, यह आ गया 60। तो हमें 60 क्या मिल गया यहाँ पर? इसका अर्ध परिमाप। अब हम इसे इसमें फिट कर देते हैं, बराबर 60। इसे सिंपल भाषा में समझिए। देखिए एस माइनस ए क्या है? एस माइनस ए है पहली भुजा से उस अर्ध परिमाप का डिफरेंस, ठीक है। अर्ध परिमाप है 60 हमारा, 60 से 35 का डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पर? 25। इसके बाद दूसरी संख्या से डिफरेंस कितना हो गया? 20।
घटा देंगे सीधे, गुणा तीसरी संख्या से डिफरेंस कितना हो गया 45 से, 60 माइनस 45 15। तो मैंने आपको बताया है जब भी अगर रूट के अंदर इस तरीके से गुणनखंड होते हैं तो हमें दो दो के पेयर में बांट लेने चाहिए, पूरे की गुणा नहीं करनी चाहिए, हमें इन्हें और बांट लेना चाहिए दो दो के पेयर में। जैसे कि देखिए यहाँ पर जैसे कि 60 है, देखिए 60 को हम लिख सकते हैं 20 तिया 60, इसमें 60 से हमें 20 मिल जाएगा और 20 आगे भी दे रखा है, ठीक है। तो हम इसके गुणनखंड करते हैं, यहाँ शुरू में लिख देंगे 20 तिया 60, फिर गुणा 25 है, 25 को हम 5 गुणा 5 कर सकते हैं, इसके बाद 20 ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि हमें पहले से एक 20 मिल चुका है, गुणा 5 तिया 15। तो यहाँ पर इनके अगर हम पेयर बनाते हैं तो हमें देखिए क्या क्या मिलता है यहाँ पर, ये 20 और ये 20, एक 20 मिल गया हमें, ठीक है, बाहर आ गया ये 3 और ये 3, ये 3 भी बाहर आ गया, ये दोनों 5 के पेयर, 5 बाहर आ गया, इसके बाद एक 5 बचा अंदर, रूट में 5 वो रूट के अंदर बच गया। अब इसे सोल्व करते हैं हम, देखिए आंसर तो दे रखा है यहाँ पर, आंसर भी देख लीजिए आप, आंसर तो दशमलव में दे रखा है, तो हमें पूरे की पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी हम गुणा कर देते हैं, 20 तिया 60, 6 पंजे 30, 300 आ जाएगा, 300 गुणा रूट 5, रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है आपको याद होनी चाहिए, 2.236 रूट 5 की वैल्यू होती है। इसे अब 300 से जब इसकी गुणा करेंगे तो ये आता है 670.8। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ये देखिए इसका ऑप्शन सी ठीक है, 670.82, ठीक है, 82 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप याद रखिए किसी भी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो आपको उसका क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, 44वां सवाल है, रघु ने 1200 किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से तय की जो उसकी कुल यात्रा की 2/5 भाग थी। तो देखिए कुल यात्रा का 2/5 कितना है यहाँ पर 1200 किलोमीटर, इस तरीके से सोचिए आप। उसके बाद देखिए उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तथा शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए जो हमें पता है वो लिख लेते हैं, हमें क्या पता है 2/5 की वैल्यू पता है जो हवाई जहाज से तय की थी, वो कितनी है 2/5 की वैल्यू 1200 किलोमीटर, ठीक है। अब 2/5 की वैल्यू तो 1200 किलोमीटर है, तो टोटल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मतलब जो टोटल दूरी थी 1, उसमें से 2/5 की वैल्यू 1200 है, तो उस 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम 1200/2 गुणा 5, मतलब इधर ले जाएंगे इन दोनों को, ठीक है। तो इसे सोल्व करते हैं हम, 2 छक्के 12, 6 पंजे 30, तो टोटल दूरी थी 3000 किलोमीटर। अब देखते हैं, देखिए क्या निकालना है। यहाँ पर देखिए दिया है उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा तय किया, शेष यात्रा रेलगाड़ी से तय की, तो रेलगाड़ी से हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले सवाल की तरह, ये सवाल मैंने आपको बताया भी है, यहाँ पर 2/5 तो उसने हवाई जहाज से तय की थी, प्लस 1/3 कार से तय कर ली, तो बची कितनी, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद बचा हुआ भाग निकल जाएगा। तो यहाँ पर 3 पंजे 15, ऊपर 6, यहाँ पर 5, तो कितना आ गया यहाँ पर ये 11/15। जब मैंने आपको बताया है 15 में से 11 पार्ट ये हो गया, तो 15 में से कितना पार्ट बचा यहाँ पर 4/15, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया 4/15। तो 4/15 वो रेलगाड़ी से तय करता है। तो टोटल दूरी कितनी है 3000, 3000 का हमें 4/15 निकाल देना है, 3000 गुणा 4/15, 15 से इसे काट देंगे, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा यहाँ पर इसका आंसर 800 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से तय करता है। तो इसका आंसर कितना है ऑप्शन डी 800 किलोमीटर। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं। 45वां क्वेश्चन है, देखिए एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रतिदर्श आंकड़ों को एकत्रित किया। तो ये सीरीज है, देखिए इसकी माध्यिका निकालनी है। तो मैं एक स्टैटिस्टिक्स की वीडियो बना चुका हूँ, सांख्य की वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको माध्यिका परिसर और बहुलक निकालना बताया था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो मैं एक बार और ओरली बता देता हूँ। देखिए माध्य होता है, जो भी सीरीज दे रखी होती है उसका एवरेज जो होता है, उसका औसत जो होता है वो होता है माध्य। माध्य का क्या होती है, देखिए इस पूरी सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, मतलब आरोही क्रम में लिखने के बाद जो बीच वाली संख्या आती है, सबसे बीच वाली संख्या, वो होती है माध्य का। और परिसर होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस जो होता है वो होता है परिसर। और बहुलक क्या होता है, जो संख्या सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आती है वो होता है बहुलक। ठीक है, हमें क्या निकालना, माध्य का।
माध्यिका के लिए सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, मतलब आरोही क्रम में लिख लेते हैं। इसका आरोही क्रम देखिए, सबसे पहले हम 1 को लिख लेते हैं, सबसे छोटी संख्या है 1, उसके बाद उससे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे, यही तो होता है आरोही क्रम। तो 1 के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 लिख लिया। 4 के बाद उसके बड़ी संख्या 5 है। 5 यहाँ पर देखिए 3 बार आया है, तो 5 हम 3 बार लिख लेंगे, यहाँ पर ये कोमा लगा देंगे बीच में। इसके बाद 5 के बाद देखिए यहाँ पर 6 है। 6 कितनी बार आया है? 2 बार। तो जो संख्या जितनी बार आई है उतनी ही बार ही लिखेंगे हम। 6 के बाद 7 आया है, 7 यहाँ पर केवल 1 ही बार है। इसके बाद 8 भी आया है यहाँ पर देखिए। इसके बाद बचा है यहाँ पर 12। 12 यहाँ पर 2 बार है, तो ये 12 बच गया 2 बार। तो यहाँ पर देखिए इनमें सबसे बीच की संख्या कौन सी है? टोटल संख्याएं कितनी है ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 संख्याएं हैं। 11 संख्याओं में बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए 5 इधर से घटा दीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ तक ये 5 संख्याएं आ गई, और इधर से 5 संख्या हटा दीजिए, 1 2 3 4 5, तो बीच में क्या बचता है? 6 बचता है। ये जो संख्या आई है ये है इसकी माध्यिका। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही लंबी सीरीज है तो जितनी संख्याएं होती है, जैसे कि इसमें 11 संख्याएं हैं, 11 प्लस 1/2 कर देंगे तो हमारा जो बीच वाली संख्या आएगी वो आ जाएगी। जैसे 11 प्लस 1 करा कितना आ जाएगा? 12/2, कितना मिल गया हमें? 6। तो छठी संख्या जो होगी, देखिए पहली संख्या ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी संख्या यहाँ पर क्या है? 6 ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है यहाँ पर 46वां सवाल है, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप होगा। तो त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जो तीनों भुजाएं हैं इसकी, ये पाइथागोरस प्रमेय में फिट बैठती हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? यहाँ पर 5 है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। छोटी भुजाएं कौन कौन सी हैं? 4 और 3। 4 का स्क्वायर हो गया 416, और 3 का स्क्वायर 3 3 9। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 25। ये 25 इसके बराबर आ रहा है। यही तो होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये चल गया पता, ये जो त्रिभुज दे रखा है ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। मतलब इसमें एक कोण समकोण है। इसका क्षेत्रफल दिया है 216। हम त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें तीनों भुजाएं जो हैं ये 5x है, क्योंकि ये रेशियो है, हम भुजा मानेंगे तो x मानेंगे उसमें। और ये 4x है, और ये 3x है, ये 90 डिग्री है इसमें। तो जब भी देखिए समकोण त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई उसका क्षेत्रफल होता है। तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर कितना दिया है? 216। तो 216 बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना? 3x गुणा 4x। तो इसे सोल्व करेंगे हम। 216 बराबर 2 से इसे काट देंगे, 2 3 4, यहाँ 2x आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर, 6 से इसे काट देंगे, 6 3 18, 6 6 36। तो x बराबर हमें यहाँ पर 6 मिल गया, ठीक है। x बराबर यहाँ पे हमें 6 मिल चुका है। तीनों भुजाएं में पता चल जाएगा। x से परिमाप निकालना है। तो तीनों भुजाएं क्या होगी? देखिए 5 से x ही गुणा करेंगे, मतलब 6 से गुणा करेंगे तो 5 6 30, एक भुजा हमारी इसकी 30 हो गई। दूसरी भुजा ये 4x, ये कितनी हो गई यहाँ पर हमारी? देखिए 6 चौक 24, ये 24 हो गई। और तीसरी भुजा यहाँ पर 3 6 18, ये 18 हो गई। तो 30 प्लस 24 प्लस 18, ये कितना आ जाता है यहाँ पर? 8 4 यहाँ पर 12, हासिल लगाइए, 3 और 3 6 और 1 7, 72। तो 72 इसका परिमाप आ गया। 46वें क्वेश्चन में 72 ये है। तो इसका चौथा आंसर सही है, 72। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं 47वां। 47वां सवाल है, देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक मतलब LCM 520 है और उसका महत्तम समावर्तक मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। यदि इसमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब A गुणा B। अगर दोनों संख्याएं A और B हैं तो इस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का हम इसमें फिट कर देते हैं, आंसर मिल जाएगा हमें। तो देखिए HCF हमारा कितना दे रखा है? 4 गुणा LCM 520। देखिए HCF और LCM को बिल्कुल ठीक से मैं एक आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, जल्दी ही वो वीडियो भी डालने वाला हूँ।
तो आप घबराइए नहीं, आप इसे समझ लीजिए ऐसे ही। इसके बाद देखिए एक संख्या कितनी है 52, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो 52 से इसे हमें भाग दे देनी है, 52 से इसे कटेगा ये 10 आ जाएगा, 10 से 4 की गुणा करेंगे 40, बहुत आसानी से हमें ये मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 40। तो कुछ तो सवाल इतने आसान आते हैं कि आप बिल्कुल ओरली उसे कर सकते हो, कुछ सवालों में आपको पेन चलाने की ज़रूरत पड़ती है। 48वां सवाल देखते हैं। आंकड़ों के समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता है। इसका मतलब है कोई भी सीरीज है उसमें जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आती है उसे क्या कहते हैं हम, बहुलक। ये मैंने आपको बिल्कुल ठीक से बताया है पहले की वीडियो में भी, और इसमें भी एक सवाल आया था ऊपर जिसमें मैंने आपको बताया था। मैं सवाल दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये जो देखिए 45वां सवाल था, मैंने आपको बताया था बहुलक क्या होता है। इसमें वो संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार आती है, ठीक है। और देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है जिसमें मैंने आपको ये चारों चीज़ें बताई हैं, माध्य, माध्य का, बहुलक और परिसर। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए ठीक से डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता दिया जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आती है उसे क्या कहते हैं, बहुलक। तो इसका ऑप्शन ए है बहुलक। बस इतना सवाल है। इसके बाद 49 क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। उनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है और अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। बच्चा एक विद्यार्थी 15वां, उसकी आयु निकालनी है। तो 3 टुकड़ों में हम इसे बांट लेते हैं। देखिए 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 थी, मतलब टोटल 15 गुणा 15 करेंगे तो टोटल आयु उनकी सबकी जोड़ेंगे तो कितनी आएगी, 225। जिसमें कि 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष। तो 14 पंजे 70, तो 5 विद्यार्थियों की टोटल आयु कितनी होगी, 70, ठीक है। इसके बाद 9 विद्यार्थियों की औसत का कितनी दे रखी है इसमें, 16 वर्ष। 16 वर्ष तो 16 गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा, 16 नमा 144। तो लास्ट में एक विद्यार्थी बचा है, इसकी आयु निकालनी है। तो 70 और 144 को जोड़ेंगे, फिर हमें उसमें से 225 में से उसे घटा देना है। तो 70 और 144 यहाँ पर जोड़ लेते हैं, यहाँ 4 आ जाएगा, 7 4 11, यहाँ 214। तो 225 में से 214 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 11 वर्ष। तो जो 15वां विद्यार्थी है उसकी आयु कितनी है, 11 वर्ष। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सवाल है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज होता क्या है। तो समचतुर्भुज में देखिए सभी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब चारों भुजाएं उसकी बराबर होती हैं। ये एक समचतुर्भुज है जिसमें कि इसकी चारों भुजाएं इक्वल हैं। जब चारों भुजाएं बराबर होंगी तो इसके विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर काटते हैं। तो ये जो विकर्ण होंगे इसके, ये 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये आप याद रखिए, ठीक है। देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 फिर d1 इंटू d2, 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। ये पहला विकर्ण है d1, ये दूसरा विकर्ण है d2, ठीक है। सवाल में देखिए इसका क्षेत्रफल दे रखा है 500 बराबर 1/2 गुणा d1 कितना है 25, दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। इसे सोल्व कर लेते हैं। 25 से इसे काट देते हैं क्योंकि ऐसे भी लेके जाएंगे तो नीचे पहुंचेगा 25, जब नीचे आएगा यहाँ पर 25 से फिर भी काटना पड़ेगा। तो 25 दूनी 50, यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक है। तो d2 हमें मिलता है यहाँ पर 2 से इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो d बराबर हमारा 40 आ गया, मतलब जो विकर्ण निकालना था वो कितना आ गया हमारा 40। तो 40 कहाँ पर है इसमें, ऑप्शन सी। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 25 सवाल ये मैथ के थे, ये अलग अलग टॉपिक के थे और अलग अलग टॉपिक की भी वीडियो हम इसी चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। सभी की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी। कुछ लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं और कुछ आगे अपलोड करेंगे। तो देखिए जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं UPSSC में, RO ARO BDO लेखपाल UPSI वगैरह, ये सब एग्ज़ाम जो है इनकी तैयारी हम इसी चैनल पर आपको कराने वाले हैं। तो अगर आप यूपी स्टेट एग्ज़ाम की बिल्कुल ठीक से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों हम इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी इसी चैनल पर कराने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।